गुड इवनिंग। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर के साथ मैं हूं डॉक्टर अमारा रब्बानी। न्यूज़ मेकर की तरफ से पूरी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक। आज का दिन 23 मार्च 1940, आज के दिन पेश की गई करारदाद, जिसके नतीजे में आज हम एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। आज के दिन ना सिर्फ ये कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमने आज क्या चाहिए, हमने किस तरफ जाना है, पुरअमन बनाना है, अपने मुल्क को खुशहाल बनाना है, और उसके लिए हम बहैसियत कौम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हमारी कौन सी समत गलत जा रही है और कौन सी सही, हमें किस तरफ जाना चाहिए। दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान भारत, दो न्यूक्लियर ममालिक, आज उनके बीच होने वाले ताल्लुकात और मुज़ाकरात और उसमें पेशरफ्त, और मुत्तहिदा अरब अमारात का उसमें रोल एज ए मीडिएटर, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये ताल्लुकात और मुज़ाकरात आज के दिन होने वाले 2 साल के बाद होने वाले ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के वाटर इश्यूज़ और वाटर कॉन्फ्लिक्ट, जो कि बहुत अरसे से भारत के साथ होते रहे हैं, इसके बारे में भी आज बात करेंगे कि किसी और मुल्क की मदद से ये किस हद तक मुमकिन है, कौन मीडिएटर बन सकता है, कौन फैसिलिटेटर बन सकता है। और आखिर में बात करेंगे प्रोग्राम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नून लीग के मुतल्लिक सख्त तरीन बयान के बारे में। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर में हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख साहब ने, जुनैरा अजहर हमारे साथ हैं, अतर काजमी और नसीम सदीकी साहब ने। जी नासिर बेग चुगताई साहब, आपसे जानना चाहूँगी, 23 मार्च 1940 का दिन क़याम पाकिस्तान की तारीख का एक अनफॉरगेटेबल दिन, नाकाबिले फरामोश तारीख हमारी। इस दिन बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी जद्दोजहद से अपनी तकदीर बदल ली, लेकिन जिस पाकिस्तान में आज हम आज़ादी से रहते हैं उसमें बहुत से मसाइल का आज हमें सामना है, जिसमें एथनिक भी है, लिंग्विस्टिक भी है, नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है, बहुत से ऐसे इशू हैं जो सिर्फ सोसाइटी से लेकर हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत से फ़िक्री इंतशार का भी सामना है, क्या करना चाहिए नौजवान नस्ल में हमें शऊर बेदार करने के लिए। जी, इस मार्च हमने फैसला किया है अपनी तकदीर बदलने के लिए पढ़ ली जो बिना पाकिस्तान पे लिखा हुआ है। कुछ तो उसको यादगार पाकिस्तान भी कहते हैं और अब भी कहते हैं, हालांकि मुफ्ती साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने काबीने के इजलास में कहा कि यादगार पाकिस्तान ना कहें, अल्लाह का खौफ करें, ये मीनार पाकिस्तान है। तो यहीं से मसला खड़ा हो गया था दरअसल कि हम क्या कहें, 23 मार्च 1956 यौम जमहूरिया है या 23 मार्च हमारा जो उसके बाद आया वो यौम पाकिस्तान है। ये मसला हुआ। हमारा जो विज़न कायद आज़म का था, हम उसकी बड़ी बातें करते हैं, बहुत छक्के मारते हैं उस पर बैठ कर, हम वो रास्ता भटक गए, शुरू में भटक गया। वो फैज़ का जो है ना कि दाग दाग उजाला, वो नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन क्योंकि उसका आखिरी जो 2 शेर हैं, चलो चलो कि मंजिल अभी नहीं आई, आखिरी मिसरा है उसका, तो मंजिल तो अभी आई नहीं, मंजिल तो अभी आई नहीं, खुशियाँ मनाने के दिन भी नहीं आए। बात यह है कि आप आज़ाद हैं, एक बड़ी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आप आज़ाद हैं, जो चाहें करें आज़ाद हैं, आप ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ें आज़ाद हैं, आप बेमुहाबा करप्शन करें आप आज़ाद हैं, आप जब चाहें दीमक ज़दा जमहूरियत ले आएँ आप आज़ाद हैं, आप जब चाहें सेमी जमहूरियत ले आएँ आप आज़ाद हैं, आप जब चाहें आमरीत ले आइए आप आज़ाद हैं, तो आप जब चाहें आइन को लपेट दें आप आज़ाद हैं, जब चाहें ह्यूमन राइट्स को लपेट दें आज़ाद हैं, जब चाहें गरीबों का हक मारें, ज़मीनों पे कब्ज़े कर लें, गरीबों के मकानात पे कब्ज़े कर लें, आप आज़ाद हैं। तो आज़ादी तो हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज़ादी है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम वो विज़न जो रवादारी का था, जो मसावात का था, जो इंसाफ का था, जो एक दूसरे का ख्याल रखने का था, जो एक ऐसी स्टेट का था जहाँ लोग अपने अपनी इबादत गाँव में जाने के लिए आज़ाद हों, वो हम भूल गए। हम इक़्तिसादी फार्मूला भूल गए, हम समाजी फार्मूले भूल गए जो कायद आज़म ने दिए, जो इकबाल ने दिए, और हम और छुट भइयों के फ़लसफ़ों में फंस गए। और ऐसे फंसे हम कि हम अभी तक कहते हैं ना वो मकड़ी का जाला, उसमें फंसे। मुल्क हमने तोड़वा दिया, मुल्क के दोष से करवा दिया हमने। ये बहुत लंबी डिबेट है, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम पे क्या गुजरा, जो हम पे गुजरी तो गुजरी शब हिजरा, हमारे अश्क तेरी आक़िबत संवार चले, आक़िबत ही संवर जाए बेहतर है। लेकिन हम गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार लोग हैं, हमने कदर नहीं की इस मुल्क की जो हमको मिला था, और हमारे बड़े
जिस तरह यहाँ पहुँचे थे, हमें वो तस्वीरें देख कर अंदाज़ा हो जाता है, हमें वो फिल्में देख के अंदाज़ा हो जाता है कि क्या कुर्बानियाँ थीं, क्या कुर्बानियाँ थीं। और उन कुर्बानियों का तकाजा है कि अब भी 70 साल 72 साल ज़्यादा नहीं होते किसी नेशन बिल्डिंग में, और वक्त बहुत है हमारे पास। अब भी हम अपने आप को अपने सही रास्ते पर ले आएँ, अपने आप को ठीक कर लें, मैं अपने आप को ठीक कर लूँ और मेरे दोस्त अपने आप को ठीक कर लें, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत है, बहुत बड़ी स्ट्रगल चाहिए इसके लिए। बिल्कुल ठीक हो गया जनरल साहब, स्ट्रगल चाहिए। एक स्ट्रगल हमने की थी 1947 में, और उससे पहले भी की थी जब मुस्लिम लीग की तश्कील हो रही थी, फिर मुल्क की तश्कील के लिए की थी। अब कौन सी स्ट्रगल है जो हमें करने की ज़रूरत है? कौन सा शऊर है जो अब बेदार करना है आज़ादी के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिंदगियां पाकिस्तान में लोगों की बहुत बेहतर हैं। मेरी उम्र 4 साल थी जब पाकिस्तान बना, और हम माइग्रेट करके जब आए तो हम लोग लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे सोया करते थे, क्योंकि रहने की जगह कोई नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी आगे बढ़ती गई, कुछ रास्ते मिलते गए, कुछ जगह को इंतजाम होता गया। तो आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो हालात किसी के भी नहीं है। आज दुनिया सारी पाकिस्तान में जिस तरह रेल पेल है पैसे की, रियासत है, लेकिन आवाम तो ज्यादातर मैं समझता हूँ कि आवाज जो है हमें मुकम्मल तौर पे नहीं आ पा रही है। जी जनरल साहब, आप आप सुन सकते हैं हमें? जी मैं सुन रहा हूं, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? जी जी, अब आपको सुन सकते हैं हम। मैं ये कह रहा था कि हम आज जिंदगी बहुत बेहतर हाल में गुजार रहे हैं। हमारे साथ सानियात हुए, एनबीसी ने कुछ जो गुनाह हमने किए उनका जिक्र किया, लेकिन आप ये देखिए कि ये मुल्क आज भी कायम और दायम है। 1971 का वाकया हुआ, उसके बाद हमने कोल्ड वॉर में हिस्सा लिया, वो बहुत बड़ा एक सानिया था। अफगानिस्तान का जहाज चला, फिर आप देखिए ये वॉर ऑन टेरर के जोल्ट आए, 126 अरब डॉलर का नुकसान हुआ इस मुल्क का। कहा जाता है कि इकोनॉमी को इतना सेटबैक हुआ। लोग बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, बांग्लादेश ने ये सब कुछ नहीं देखा जो वॉर ऑन टेरर में हमने देखा, और जो 126 अरब डॉलर का हम नुकसान कहते हैं वो और किसी मुल्क का नहीं हुआ। उसके बावजूद हम अपने पांव पे खड़े हैं। अगर किसी चीज की कमी है तो वो है आपस के इत्तेहाद की, इत्तफाक की। वो हम बार बार जब कहते हैं कि भाई आपने इन चीजों को समझना है, जो बाहर से आपके ऊपर एक आइडियोलॉजिकल अटैक है, एंटी आइडियोलॉजी अटैक आपके ऊपर किया जा रहा है, 5th जनरेशन वॉर जिसे हम कह रहे हैं, वो यही है कि आपके अपनों के अंदर दूरियां पैदा की जा रही हैं ताकि आप अंदर से कोलैप्स कर जाएं। तो ये वो चीज है जिसको आपने बचना। ये इसके थीम्स वही पुरानी है, लिसानियत है, सुबाइयत है, हैव्स एंड हैव नॉट्स का किस्सा आ जाएगा, फिर आप मिलिट्री और सिविल के कोई इशू लेके खड़ा हो जाएंगे। ये सारी चीजें हैं जो आपको अंदर से तोड़ने के लिए की जा रही। तो दिफा अपना मजबूत करें, अपने होशवास कायम रखें, क्योंकि टू नेशन थ्योरी दोबारा जिंदा हुई है मोदी के आने के बाद। मोदी ने जो आके हिंदुस्तान में जो कुछ किया है, उसके बाद इंसान सजदा शुक्र से सर न उठाए कि हमारे कायद ने हमें कहां लाके बिठा दिया जो आज जिंदगी पुरसकून है। तो ये नाशुक्री है। हमने बहुत सारे बड़े तूफान देखे इस मुल्क में, लेकिन ये मुल्क कायम रहा। इस मुल्क के अवाम उसी तरह इस पे यकीन एतमाद करके खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि इसको मुतज़ल्ज़ल करने के लिए बाहर के आलाकार बने हैं या उनकी अपनी सोच बिगड़ चुकी है, उनका मुकाबला करने की जरूरत है, ताकि वही पुराने राग जो अलापे जाएंगे यहाँ पे सुबाइयत के, लिसानियत के, उनको खत्म किया जा सके। इंशाअल्लाह ये कायम दायम रहेगा। जुनैरा, जब हम कहते हैं कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए, अब हमें किस तरफ देखना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन की तरफ देखना चाहिए? चाइना ने किया था कि उससे जब कहा गया कि किस तरफ सबसे पहला स्टेप लेना है अगर मुल्क को तरक्की देनी है, उसने कहा एजुकेशन। हमारे मुल्क में आज अगर हम अहद तजदीद करते हैं तो क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप की तरफ जाना चाहिए?
तजदीद अहद तो कर लेते हैं, लेकिन वो अगले दिन भूल जाता है हमें। 23 मार्च से अगले दिन भी भूल जाता है, 14 अगस्त से अगले दिन भी भूल जाता है, और एक दिन ऐसा ज़रूर आता है बड़ा फेस्टिव और सेलिब्रेशन वाला, जिस दिन हमारे कपड़े, हमारी बातें कायद को याद भी कर लेती हैं, उनकी बातों को याद भी कर लेती हैं, बट द वेरी नेक्स्ट डे वी आर बैक टू स्क्वायर वन। देखिए, सोशल रिफॉर्म्स की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जो लीडरशिप होती है वो इस सोसाइटी में से इमर्ज करती है, और जैसी सोसाइटी होगी लीडरशिप उसका आईना होगी। इस वक्त सोसाइटी में देखें क्या हो रहा है। जो जनरल अमजद ने बात किया वो प्योर डिफेंस एंड सिक्योरिटी किया, उससे मैं कंप्लीट एग्री करती हूँ। जो NBC ने कहा है उससे भी मैं एग्री करती हूँ, लेकिन हमने ख़ुद भी तो कुछ करना है ना एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। हमें कोई नहीं रोक रहा कि आप अच्छाई ना करें, रूल ऑफ लॉ को फॉलो ना करें। अगर आपके साथ कोई बुराई कर रहा है तो देयर इज़ अ रीज़न गॉड हैज़ गिवन यू 2 ears, 2 eyes and 1 mouth, और हम माउथ का इस्तेमाल मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा करते हैं। अच्छे लिसनर्स नहीं हैं, दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते, समझना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी बोलना चाहते हैं। कहीं रिश्वत ना भी मांगी जा रही हो तो कोशिश होती है कि पैसे दे के काम जल्दी करा लें। द मोमेंट वी लैंड आउटसाइड पाकिस्तान हमें लाइनें बनानी भी आती हैं, हमें बिल्स वक्त पे करने भी आते हैं, और बड़ी तमीज़ से बोलना भी आता है। लेकिन अभी आप बाहर निकल के देखें, कोई एक आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लें, सोशल एक्सपेरिमेंट, और आप लोगों की ईगोज़ देखें कहाँ चली गई हैं। हर एक को इस चीज़ का घुमंड है कि वो वकील है, वो डॉक्टर है, वो MPA का बेटा है, वो MNA का बेटा है। गाड़ियों के पीछे जो टैग्स लगे हुए हैं, कोई अराई है और कोई बट है तो कोई जट है। मतलब वेयर आर वी हेडिंग? हम किधर जा रहे हैं? किस चीज़ का तजदीद अहद करना है आपने? मेरे ख्याल है जी, और सहाफ़ी हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। तो हर शोबे का बुरा इस्तेमाल इस वक्त पीक पे है। तो मेरे ख्याल है तजदीद अहद इस चीज़ का करें कि हमने इंसान दोबारा बनना है, और वो वाला इंसान जो कि मोमिन होता है। फॉर गॉड सेक, आप कलमा गो लोग हैं और आप बड़ा प्राउड फील करते हैं ख़त्म नबूवत पे। हर ऐसे मौके पे रमज़ान में देखिएगा मस्जिदें भर जाएंगी। तो वो जो इखलाकियात का पार्ट है इस्लाम का, रिलीजन का, वो किधर गया? तो दिस इज़ आई थिंक वी नीड टू लुक इनटू। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जुनैरा। काज़मी साहब, हम जब ये कहते हैं कि अहद तजदीद, तो जैसे कि अभी जुनैरा ने कहा सिविक एजुकेशन का इन अ शॉर्ट वर्ड, तो हमारे तो कहीं स्कूल, प्राइमरी, कॉलेज, कहीं ये सब्जेक्ट एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। जब हम बात करते हैं सिमत दुरुस्त करने की, तो कौन सी सिमत? देखिए, इसमें बहुत सारी इश्यूज हैं। जो अभी जनरल साहब ने बात की, NBC साहब ने बात की और जुनैरा साहिबा ने बात की, मैं इन सब बातों से कंप्लीटली एग्री करता हूँ। हमारा मसला ये रहा है कि हमें हमेशा लीडर मिलते रहे। हमें ज़रूरत थी टीचर की जो हमें सिखाता। आप अभी देख लें कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप लाहौर से इस्लामाबाद GTV रोड के ऊपर सफ़र कर लें, पूरे रास्ते में आपको 10 मीटर का भी कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आएगा जहाँ पे शॉपिंग बैग, कोई गंद, कोई चीज़ आपको ज़मीन पे पड़ी हुई नज़र ना आए। अब इसमें किसने किरदार अदा करना है? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए, आज तक इन्होंने जिंदगी में कोई ऐसा शख्स देखा है जिसने ये कहा हो पाकिस्तान में, जी मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, और वो 5 मिनट में पहुंच गया हो? मतलब तजदीद अहद हम किस चीज़ का करें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसके बारे में हम ख्याल ही नहीं करते, और ये वो चीज़ें हैं जो कौमों की लाइफ में हकीकी डिफरेंस लाती। अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें, आप सफ़र करें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह पूरी कौम एक, मतलब उनकी तरबियत किस तरह हुई हुई है पूरी कौम की। तो पूरी कौम ने अपना किरदार अदा करना होता है। हमारे यहाँ तो आप देखें जो शादी के कार्ड्स आते हैं उसके ऊपर 7 बजे लिखा होता है, तो अब घर सबसे पहले घर में ख्वातीन या दूसरे लोग ये कहते हैं हाँ जी 9 बजे तक जाएंगे, 7 बजे लिखा हुआ है। तो ये जिस कौम का मतलब हमारी वो हाल है, तो हम तजदीद अहद क्या करें? अगर हम सिर्फ इतनी तजदीद अहद कर लें कि हम 5 मिनट का कह के 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसमें हम इदारों को भी ब्लेम करते हैं, हम हर किसी को ब्लेम करते हैं, लेकिन कुछ किरदार हमने खुद भी अदा करना है। हम अपने सियासतदानों को, अपने लीडरान को हर चीज में मोरद इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन ये हमारा किरदार है जिसकी रिफ्लेक्शन हमें नजर आती है अपने सियासतदानों में। वो कोई एलियंस नहीं है। हमारे इदारे जो कुछ करते हैं वो हमारा आईना है जो हमें नजर आ रहा है। तो हम ये कर लें कि अपना छोटा छोटा किरदार अदा करें। और ये जो मुल्क है ना, ये इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि आप सोच नहीं सकते। मैं टीनेजर था, मुझे घर से निकले हुए 22-23 साल हो गए। पाकिस्तान में भी काम करता रहा, पूरी दुनिया में भी काम करता रहा। कदर अपने मुल्क की करें।
बिल्कुल ठीक। सदीकी साहब, जब हम ये कहते हैं कि जैसी कौम होती है उसके ऊपर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत होते हैं, और ये हम नहीं कहते, ये कुरान भी कहता है और तमाम स्कॉलर्स भी कहते हैं, तो एक ये हकीकत है। दूसरी ये हकीकत है, जैसे कि अभी काज़मी साहब बात कर रहे थे कि अपने हिस्से का काम जो है वो करना बड़ा ज़रूरी है। जब एक दूध वाला छोटी सी करप्शन कर रहा है तो उसका लीडर भी लाजमी करप्शन कर रहा होगा, तो हम किधर जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हमारा यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से बात शुरू करूँगा। मैं एक ड्रामा देख रहा था, तो उसमें एक लड़की की एक अमीर आदमी से शादी हो जाती है। तो वो लड़की उससे कहती है शादी के बाद कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है, मैंने तुमसे कोई नौकरी तो नहीं करवानी, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो वो लड़की कहती नहीं, मैं पैसों के लिए या नौकरी के लिए नहीं पढ़ना चाहती, मैं शऊर के लिए पढ़ना चाहती हूँ, शऊर हासिल करना चाहती हूँ पढ़ने के लिए। तो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एजुकेशन है। एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब तक शऊर लोगों को नहीं दिया जाएगा, मुआशरे में अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती। मेरे सारे साथियों ने, जनरल साहब ने, जुनैरा ने, काज़मी ने, NBC ने बड़ी बड़ी प्यारी बातें कर दी हैं। मैं उसमें क्या शामिल करूं? कहने का मकसद ये कि हम सबको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये पाकिस्तान मुल्क, मैं भी 4-5 दहाइयों से अपने बचपन से पाकिस्तान को देख रहा हूँ। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान हमें रोज़ाना दे रहा है। ये हमें अनाज भी देता है, ये हमें फल भी देता है, ये हमें सिक्योरिटी भी देता है। आप कभी मकबूजा कश्मीर वालों से जाके पूछें आज़ादी क्या होती है, आप कभी फ़लस्तीन वालों से पूछें कि आज़ादी क्या होती है, फिर उसकी कदर आएगी। हमें हमारा मुल्क इतना कुछ दे रहा है, उसके बाद हम अपने मुल्क को बुरा भला कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब को मिल के पाकिस्तान की तरक्की के लिए, कौम की तरक्की के लिए, ये अवाम और हजूम से बाहर निकलें, एक कौम बने। ये दुनिया की बेहतरीन कौम है, तमाम सलाहियतें इसमें मौजूद हैं। और हमारे मुल्क में ये जो इस वक्त एक मुआशरा इस किस्म का जन्म ले रहा है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, मारम कुटाई करते हैं, गालम गलोच करते हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर चली जाएं, आप कोई बात वहाँ लिखेंगी, उसको दलील देने की बजाय आगे से गालियों की बुछाड़ आ जाएगी। तो हमें अपने यंगस्टर्स को, जो यंग लोग हैं, उनकी तालीम और तरबियत करनी है। बचपन में मैं एक रिसाला पढ़ा करता था, तालीम और तरबियत। अब हमने देखा कि तालीम तो बड़ी आला हासिल की जा रही है, कोई MBA कर रहा है, कोई MPhil कर रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खुल गए, लेकिन वो तरबियत कहाँ गई है? वो तरबियत कौन करेगा? इस कौम की तरबियत होनी चाहिए। और ये जो गद्दारी की स्टैम्प लग जाती है, इस तरह के रवैयों को ख़त्म होना चाहिए। सब लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हमें चाहिए कि पाकिस्तान से प्यार करें और पाकिस्तान को आगे लेके चले, अपने बच्चों की तरबियत करें। जो सियासी लीडर हैं वो अपने अपने जो जमात के लोग हैं, कारकुन हैं, उनकी तरबियत करें। इन सब को मिलकर बैठना चाहिए और एक लाएमल तैयार करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीकी साहब। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे मुल्क में आज एजुकेशन जो है वो एक मेन पॉइंट है। तमाम हमारे तजियाकारों का भी इसके ऊपर जोर दिया गया है। टीचर एंड प्रीचर और पुअर क्रीचर इन पाकिस्तान, इसके ऊपर फोकस करना होगा। शायद यही सिमत है जो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम व्यूज़ मेकर में पाकिस्तान और भारत, दो न्यूक्लियर ममालिक, उनके बीच में होने वाली हालिया पेशरफ्त और मुज़ाकरात को लेकर पूरी दुनिया इसको अहम समझ रही है। दोनों ममालिक के बीच होने वाले आज के मुज़ाकरात 2 साल के बाद होने जा रहे हैं, और आज जो मुज़ाकरात हुए हैं वो ख़ुसूसी तौर पे आबी तनाज़ात पाकिस्तान और भारत के बीच इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, और उसके बाद से आज तक जितने भी आबी तनाज़ात हैं उस पर होने वाले मुज़ाकरात हमेशा अहम रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आज होने वाले जितने भी मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उनमें ना सिर्फ ये कि वो एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा भी और बहुत से ऐसे मुज़ाकरात और ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान और भारत के बीच डिस्कस हो रही हैं। आज ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाले ये 2 साल के बाद तनाज़ात, जितने भी मुज़ाकरात और आज होने वाली तमाम बातचीत है, वो कहाँ जाके रुकती है, उसका क्या हमें सिरा मिलता है, और इसके अलावा क्या दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने के लिए क्या कोई और मुल्क अपना मुस्बत किरदार एज ए फैसिलिटेटर और एज ए मीडिएटर अदा कर सकता है? इसके बारे में बात करेंगे। जी जनरल साहब, क्या कहते हैं? हमें मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल जो है वो नज़र आ रहा है, अब क्या कहते हैं, किससे तवक्को है? देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल मीडिया में तो बहुत बात चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं। और जो मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की
तो वो भी पता चला कि इसके बारे में जो बातचीत है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के की जा रही है। इस तरह का कोई ख़ास बाकायदा ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया जहां यूएई को कहा गया हो कि ये रोल अदा करे। और वैसे भी हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो मुल्क जिन्होंने अपने माशी माली मुफादात भारत से वाबस्ता किए हैं, वो कभी भी बहुत ईमानदाराना तरीके से आपकी वकालत नहीं करेंगे और आपके मामलात को उस तरह हैंडल करने की कोशिश नहीं करेंगे जिस तरह हमारी ज़रूरत है। ये अमेरिका का भी है। वो हमेशा जब भी सालिसी की बात करते हैं तो कहते हैं कि दोनों मुल्क अगर कहें, लेकिन मैं हमेशा समझता हूं कि अमेरिका कभी भी एक ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके आज मफादात भारत के साथ हैं। और मिसाल मौजूद है कि पाकिस्तान के कंधों पे चढ़ के आपने अफगानिस्तान की जंग लड़ी और फिर उधर भारत को बिठा दिया, और आज वहां पे इतना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ होता है, किसी और मुल्क के खिलाफ तो नहीं होता। ये चीजें जो हैं ये हमें समझनी चाहिए, और जो फैसले करने हैं वो मेरा ख्याल है हमें खुद अपने मफादात की रोशनी में करने चाहिए। जहां तक ये कश्मीर के मामले में सीज फायर हुई, ये बिल्कुल दो डीजीएमओ के अपने दरमियान बातचीत हुई और इन्होंने फैसला किया कि हम एक दूसरे के ऊपर जो फायरिंग करके नुकसान हो रहा है इसको नहीं करेंगे। और मेरा अपना अंदाजा है कि जो ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ये भारत की तरफ से एक इनिशिएटिव है, और उसकी वजह बुनियादी यही है कि उनके अपने जो थिंक टैंक्स हैं वो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि आप क्वाड का हिस्सा बन गए, लिहाजा अब चाइना के साथ तो आपका मामला चलता रहेगा, चाइना के साथ वो ताल्लुक आपका नहीं रहेगा जो पहले था। तो कम से कम आप दूसरा फ्रंट आप अपना जो है उसको पीसफुल कर लें और पाकिस्तान के साथ थोड़ी बहुत बातचीत शुरू करें। इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो मुस्बत मैसेज दिया गया या बातचीत की गई उसको गलत रंग दिया जा रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि इसमें बहुत पेशरफ्त की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि भारत जो कुछ कर बैठा है कश्मीर में वो मेरा नहीं ख्याल कि मोदी वो तब्दील करेगा, क्योंकि मोदी की अपना उसका पॉलिटिकल कैरियर उस पर सारा उससे वाबस्ता है। और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट ये है कि कश्मीर पे बात हो और उसकी बुनियाद जो है वो वही करारदादें जो सिक्योरिटी काउंसिल की हैं उन्हीं की बुनियाद पे बात हो। तो ये वो चीज़ है जो बाकी दाएं बाएं की बहुत सारी आपको चीज़ें नजर आएंगी। ये जो पानी के मामले में जो बातचीत है ये तो हमारा एक पीरियोडिक था, ये पहले होता ही था मुख्तलिफ, क्योंकि उससे सिंतास मुआहदे के तहत ये मीटिंग्स जो हैं ये ज़रूरी थी, ये होती हैं। लेकिन दरमियान में फिर मोदी की जो जिद की वजह से ये रुक भी गई। तो मेरा ख्याल है कि ये भारत की अपनी ज़रूरत है जिसके तहत पाकिस्तान भी पुरअमन रास्ते पे अपना चल रहा है आगे के कुछ अमन की बातचीत हो। लेकिन असल चीज़ वही है कि कश्मीर पे कोई पेशरफ्त होती है वो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है फिलहाल। तो बस इसी तरह ये कॉस्मेटिक सी जो आपको नजर आएगी एक्टिविटी वही है। बिल्कुल ठीक। एनबीसी अभी जनरल साहब कहते हैं कि यूएई ने जो भी हम उसके बारे में ब्लूमबर्ग में या वो स्टेप ले रहा है एज ए मीडिएटर, लेकिन उसके कोई उम्मीद खास नहीं है उसकी तरफ से। तो बाकी किसी ममालिक की या किसी भी स्टेट की या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई उम्मीद है कि वो फैसिलिटेटर, मीडिएटर कोई भी रोल परफॉर्म करेंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू द डायलॉग? टू बी वेरी फ्रैंक, हमेशा कोई गैर मुल्की मुदाखलत ही होती है जो हमें मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आती है। अब अमेरिका बहादुर की हो, रूस की हो, या अभी जो छोटे मोटे मुल्क हैं, अब अंदाज़ा लगाए ना यूएई के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी चला रहा है। हैरत होती है बाज़ औक़ात तो खैर। लेकिन जनरल साहब की मैं वो बात उधार ले लेता हूँ कि हमने जो गलतियाँ की माजी में अपने कंधे पेश किए, पहले सवाल का जवाब वहाँ पर मिल गया था कि हमने क्या किया। अब भारत से तजदीद अहद की बात हो रही है। फराज साहब फिर याद आ गए, आज उन्हें निशान इम्तियाज़ मिला है कि अब के तजदीद वफा का नहीं इनका जाना, क्योंकि पैमा भूल गया हिंदुस्तान ये भूल गया कि कंपोजिट डायलॉग क्या थे। हिंदुस्तान ये भूल गया कि नेहरू खुद भूल गया था कि उसका वादा क्या था, क्या इस्तिस्वाब राय होना था। वो भूल गया कि उसके मुल्क में मुस्लिम अक़लियत दूसरी बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की। और उसके बाद उसने जो उसको मारा पीटा कुचला, कश्मीर पे कब्जा किया। फिर मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर की बातें याद आती हैं कि भारत से मुज़ाकरात के हालात नहीं हैं। जब तक भारत 5 अगस्त के वाक़यात को फैसलों को वापस नहीं लेता, मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा और ना मैं मुज़ाकरात करने के हक़ में हूँ। उस तरह में बहुत क्लियर है, अभी तक उन्होंने वापस नहीं लिया है। लेकिन ये भी एक बात वाज़ेह हुई है
के DGMO की बातचीत हुई, हो गई, वेरी गुड। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ रहने वालों को सुकून मिल गया। लेकिन उसके बाद हमने इंडस वाटर कमीशन का कट्टा खोल लिया, वो रवाना हो गए, आज पहुंच गए, बड़ी अच्छी बातचीत रही, बड़ा वाह वाह हुई उनकी मौसूफ की, और उन्होंने कहा मसले हल कर लेंगे हम, बड़े पॉजिटिव थे वो। मुझे लगता है ये कि इसके बाद अगर कुछ और होता है तो शायद वो सफ़ीर की वापसी हो, हाई कमिश्नर की वापसी हो, दोनों मुल्कों के स्टाफ को बढ़ाने की वापसी हो, शायद CBMs हों। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या हम कंपोजिट डायलॉग पर जाएंगे, या नवाज शरीफ के ज़माने में याद करें सुषमा स्वराज आई थी पाकिस्तान और उन्होंने कहा था कि जनाब वज़ीर आज़म हम कंपोजिट डायलॉग की हिमायत नहीं करते, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ठीक है इसको चेंज कर, इसका स्टाइल तो स्टाइल अभी तक चेंज नहीं हुआ है। और अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जो भारत के अंदर और कश्मीर में हालात को तब्दील कर रहा हो बेहतर अंदाज में। कश्मीर पर जुल्म जारी है, तसल्लुत जारी है, कश्मीर का एनेक्सेशन जारी है, तो उससे पीछे नहीं हट रहा। लोकसभा की करारदाद है तो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। बिल्कुल ठीक है ज़ुनैरा, मुझे आप ये बताइए कि सिंपल सी बात है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है तो हमेशा मुज़ाकरात जो है एक बहुत बड़ा हवा और एक टैबू समझा जाता है। अभी रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कह चुके हैं हम पहल जो है भारत को करनी होगी। अब ये मुज़ाकरात जो आज हुए हैं इसमें हम देखते हैं कि UAE को कहा जा रहा है, एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं। जनरल साहब कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या कहीं और से उम्मीद है? देखिए, टू मैनी ब्रिजेस जो क्रॉस करने पड़ेंगे आपको इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए। इंडस वाटर ट्रीटी एक रूटीन का काम है, उसके लिए तो मिलना जुलना पड़ता है, चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, लेकिन उसमें भी जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान इज़ एक्सपोज टू वाटर टेररिज्म फ्रॉम इंडिया, तो उसके बाद उसकी सैंक्टिटी क्या रह जाती है? आप कौन कौन सी बातों पे याद कराएंगे कि इंडिया अपने किसी माहिदे पे जो साइंड चीज़ें हैं उन पे भी वो कायम रहा हो? उसके लिए तो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कोई रिटन एग्रीमेंट, कोई MOU, कोई कंपोजिट डायलॉग। दिस इज़ ऑल बुलशिट फॉर देम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इंडिया 5 अगस्त की पोजीशन पे वापस चला जाता है, आर्टिकल 360 रिवोक कर देता है, कश्मीरीज पे से लॉकडाउन हटा लेता है, ये 3 वाहिद चीज़ें हैं जिसके बाद पाकिस्तान बातचीत कर सकता है। इसके बगैर अगर आप बातचीत करेंगे तो आप बहुत सवेर गलती करेंगे, आप डिच करेंगे कश्मीरीज को। दूसरा, ये जहन में रखें कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त इंडिया की बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी बहुत ज़रूरत है। उसके बावजूद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो में से जो भी नुमाइंदा उनका गया है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन लॉयड जो गए हैं, वो इंडिया गए हैं कि पाकिस्तान आए हैं? वो इंडिया गए हैं, राजनाथ सिंह से मिले हैं, एक दफ़ा भी कश्मीर की बात हुई है? अगर ह्यूमन राइट्स का बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ख्याल है तो LOC की एक दफ़ा भी बात हुई है? दिस इज़ ऑल जस्ट अ मिराज, ये सिर्फ दिखाया जाता है। ब्लूमबर्ग हो या कोई और हो, दीज आर माउथ पीसेस, चीज़ें लिख के रिपल इफेक्ट क्रिएट किया जाता है कि शायद कहीं से जेस्चर्स अच्छी आएँ। बट ठीक है, आर्मी चीफ ने हमेशा यही कहा है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन हमें तो जवाब में LOC पे लोगों की लाशें मिलती हैं, हम दूसरी तरफ मार नहीं सकते क्योंकि उस तरफ भी मुसलमानों की आबादी है। तो व्हाट कंपोजिट डायलॉग, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? इट डजंट मेक सेंस टू मी एट लीस्ट। सदीकी साहब, जिस तरह अब हमें ये लगता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो है सेंस नहीं बनती है अगर कोई डायलॉग होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में चीज़ें जो हैं बड़ी नेगेटिव चल रही होती हैं। लेकिन फिर से सवाल यही है कि क्या मीडिएशन कोई और कर सकते हैं आके, अगर दो ममालिक के बीच में सिचुएशन इतनी इंटेंस हो? क्योंकि अभी हमें रिसेंटली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट इशारा देती है कि UAE रोल अदा कर रहा है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो फिर क्या कोई और कर सकता है? देखिए, हमारा मतलब UAE हमारी मेडिएशन कराए छोटा सा मुल्क है, वो अभी बना है और हम लोगों के कब से पाक भारत के ताल्लुकात हैं, उसने क्या मेडिएशन करानी है? ये तो भारत ने बिल्कुल हमेशा जब भी मुज़ाकरात की वो मेज़ पे आया है उसके वही होता है कि मुंह में राम राम और बगल में उसकी छुरी होती है। उसने हमेशा पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम किया। आप देखें कि कितना बड़ा स्कैंडल डिसइंफो लैब का जो आया है, उसमें कितने करोड़ों अरबों डॉलर जो है वो खर्च हो रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अफ़गानिस्तान में बैठ के आप देखें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितनी जो है वो साजिशें होती हैं वहाँ से। तो ये बिल्कुल दिखावे के हैं। ये जो DGMOs की बात हुई है, ये शायद वो जो UNO की गाड़ी के ऊपर अटैक
हुआ था और उनकी गाड़ी पे बुलेट्स लगी थी, शायद कुछ यूएनओ की तरफ से प्रेशर आया हो कि वहाँ पे आप थोड़ा सा सीज फायर करें, अदरवाइज़ तो वो बिल्कुल भी इस किस्म के किसी काम की तरफ आने पे भारत तैयार नहीं। मोदी ने तो आके आप देखें ना कि जब से वो भारत में उसका अपनी हुक्मरानी आई है, उसने भारत में जो है अक़लियतों को रहना अजेरन बना दिया है। और ये वाटर ट्रीटी भी जो है ये बड़े अरसे से मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इनका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। उन्होंने पहले जो मुआहदे हुए थे या कश्मीरियों की इस्तिस्वाब राय के बारे में नेहरू ने कहा था, वो चीज़ें कहाँ गई? आप देखें कि भारत सिर्फ अपनी हठधर्मी की वजह से जो है उसने दुनिया को एक ख़तरनाक नहज पे लाके पहुँचाया हुआ है। अगर कश्मीर का मसला वो कश्मीरियों के ईमा के मुताबिक अगर हल कर दे तो इस खित्ते में कितनी खुशहाली आ जाए, कितना अमन आ जाए। पाकिस्तान में तो हमेशा अमन की बात की। आप देखें कि भले वो जरदारी साहब थे, भले नवाज शरीफ साहब थे, बल्कि जब इमरान खान साहब भी इलेक्शन जीत के आए तो उन्होंने आते साथ ही मोदी साहब को ये पैगाम पहुँचाया था कि आए हम ये जंगो जदल को छोड़ें और हम इस गुर्बत से लड़ें, इस खित्ते में उसे गुर्बत को ख़त्म करें। हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी जब भी बात की है तो उन्होंने अमन की बात की है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर किसी ने बुरी आंख से देखा पाकिस्तान की तरफ तो हम उसको उसी तरह जवाब देंगे। और हम सिर्फ जब देखें कि बालाकोट वाला भी अटैक होता है तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो है रिटेलिएट किया था, अपनी ताकत दिखाई थी कि हमारे पास बहुत ताकत है, हम तुम्हें मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो भारत ये जो मुआहदे वगैरह हैं, ये इस तरह की जो इनिशियल स्टेज पे बातें हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकलेगा। गो कि अगर आप दुनिया में देखें, भले वो दूसरी जंग अजीम हो या दूसरे अपना बैनुल अक़वामी मामलात हो, हमेशा टेबल पे बैठ के हल हुए हैं। आपको मेज़ के इर्द गिर्द बैठना पड़ता है और भारत भी अगर टाइमली बैठ जाए तो ये खित्ते के लिए बेहतर होगा। कादमी साहब, पानी से लेके जितने भी इश्यूज़ हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये आज के नहीं हैं। वाटर वॉर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो कई दिहाई पहले से आ गया, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और आज अगर हम साउथ एशिया के बाकी ममालिक को देखते हैं तो उनमें भी ये है। तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है, लेकिन हम जिस तरह देख रहे हैं कि लगता नहीं है कि कोई उम्मीद है, कोई उम्मीद बर नहीं आती। तो क्या लगता है आपको कि कोई और मुल्क साथ देगा तब कोई उम्मीद बर आ सकती है? क्योंकि कहते हैं ना कि थिंक पॉजिटिव देन दैट पॉजिटिविटी कम्स इन योर वे। तो फिर किस तरह से चीज़ें सॉल्व होंगी अगर कोई और मीडिएशन नहीं कर रहा? तो देखिए, जो मसाइल होते हैं, चाहे वो आपके ज़ाती नौइयत के हों या आपके पूरे माशरे के मसाइल हों या मुल्कों के मसाइल हों, वो मसाइल आप लोगों ने खुद हल करने होते हैं। जहाँ तक किसी और मुल्क के किरदार का ताल्लुक है, यूएई के किरदार का ताल्लुक है, यूएई और सऊदी अरब हमारे दोस्त बरादर ममालिक है, लेकिन इस वक्त वो बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। वो जो अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, जिसके ऊपर उन्होंने सारे अपने कार्ड खेले, जिसके ऊपर उन्होंने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए, वो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई है। आपको पता होगा कि 2 हफ्ते पहले इसराइल के वज़ीर आज़म ने यूएई में आना था, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया, इसलिए कि सऊदी अरब उनसे मुतालबा करता रहा इसराइल से कि आप अमेरिका से हमें वो गारंटीज लेके दें जो हमें चाहिए, इसलिए कि हालात तो बिल्कुल चेंज हो गए। और फिर आपने देखा कि इसराइल की तरफ से बयान आया कि हम यूएई इसलिए नहीं गए कि सऊदी अरब की एयर स्पेस महफूज नहीं है। आज ही सऊदी अरब ने जो है वो हुती जो रेबल्स हैं यमन में, उनको भी अमन की पेशकश कर दी है, जंगबंदी की पेशकश कर दी है। तो वो लोग भी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो उस कैंप की तरफ आए जहां पे पाकिस्तान है, जहां पे चाइना है, और उसमें वो अपना किरदार अदा करें। और चाइना और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, वो हमने अलास्का में देखा कि अब चाइना ने अमेरिका के साथ क्या किया। आज तक सफारती तारीख में किसी ने ऐसा नहीं किया कि सामने बैठ के जिस तरीके से उन्होंने सुनाई अलास्का के अंदर चाइना ने। तो इस वक्त कोशिश ये है इन ममालिक की कि जो अमेरिका का इत्तेहादी है हमारे खित्ते के अंदर, उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करवाए जाएं ताकि चाइना को काउंटर करने में आसानी हो। जहां तक ये ताल्लुक है कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसमें कोई और मुल्क भी किरदार अदा करता है या सिर्फ हम ही करते हैं, दूसरे मुल्कों का किरदार होता है। लेकिन ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मेरा खुद भारत के अंदर राब्ता हुआ और मुझे पिछले 2-3 महीने से ये बताया जा रहा है वहां से कि ट्रैक 2 जो हमारी डिप्लोमेसी है उसमें राब्ते हो रहे हैं, उसमें साबिक आपके सीनियर सिक्योरिटी अफसरानों के भी आपस में राब्ते हो रहे हैं। तो वो एक राब्ते हमारे मसलसल चल रहे हैं। लेकिन ये मसाइल हम ये नहीं कह सकते कि कोई और हल करेगा, हमें खुद ही हल करने पड़ेंगे। जब तक हम खुद हल नहीं करेंगे ये मसाइल हल नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मसाइल खुद ही हल करने पड़ेंगे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक ब्रेक की, तो ब्रेक के बाद वापस प्रोग्राम न्यूज़ मेकर की तरफ। वेलकम बैक। अब कुछ सियासी मंजरनामे से
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून पे बड़ी कड़ी तनकीद कर दी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि हमारी रगों में सिलेक्टेड खून शामिल नहीं है, ये लाहौर का ख़ानदान है जो ये करता रहा है। और उन्होंने मरीम नवाज से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के मुतल्लिक बड़ा दो टोक जवाब दिया कि नून लीग की नाइब सदर पर बात करना होती है तो अपनी पार्टी के नाइब सदर को कहूँगा। ये एक बड़ी हैरानकुन सी बात है और ये तनकीद बहुत सख्त है। क्या दोनों जमातों की राहें मुकम्मल तौर पे जुदा हो गई हैं? आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे। एनबीसी क्या कहते हैं? अभी मेरा ख्याल है बातचीत जारी है। हसन इकबाल ने भी कहा है कि हम बात कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है मरीम का जो पहला बयान था लाडले वाला और लाडला बनाया जा रहा है और ये ज़ुबान खींच लेंगे, उसके बाद का रद्द-ए-अमल है। तो अगर ये बैडमिंटन जारी रहा तो फिर ज़ाहिर है खाना जंगी होगी, जो सीज़ फायर है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये सीज़ फायर ही था जो हम देख रहे थे, क्योंकि दोनों की तो ज़हनी ताल्लुकात हैं ही नहीं, ना नज़री ताल्लुकात हैं। नवाज शरीफ कहते हैं वो नज़रियाती हो गए, ठीक, तो नज़रियाती तो कलमा पढ़ के कोई नहीं होता ना, नज़रियाती अमल से होता है। तो और बिलावल साहब है नज़रियाती अमल से होता है। एनबीसी ने बड़ी दो टोक बात कह दी है। जनरल साहब क्या कहते हैं? लेकिन ये सियासत में मुनाफिकत की कामुल दखल इतना ज्यादा है कि माँ बहन की गालियां निकाल के भी ये इकट्ठे हो सकते हैं, जो करते रहे पहले, जो पेट फाड़ के तो ये करेंगे, वहां लटका देंगे, ये सारा कुछ आपने देखा तो इकट्ठे हो गए, अब भी हो जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे तो इसमें कोई ऐसी खराबी नजर नहीं आती, हो जाएंगे इकट्ठे। बिल्कुल ठीक है। जुनैरा क्या कहती है इस बारे में? मुझे तो नज़रियाती से ज़्यादा नफ्सियाती मामला लग रहा है, क्योंकि दे गो बैक टू 90s टाइम एंड अगेन। 90s की सियासत ज़्यादा बार बार वापस आती नज़र आ रही है। तो ये दे आर लाइक दैट, ये ऐसी है शुरू दिन से। मैं तो यही कह रही हूँ कि ये तो होना ही था। जी काज़मी साहब क्या कहते हैं? देखिए जी, जो मरीम नवाज साहिबा ने बात की थी कि हम जुबान खींच लेंगे, तो यकीनन बिलावल साहब को और जरदारी साहब को बुरा लगा होगा। उनको याद आया होगा कि माजी में इन्होंने जरदारी साहब की जुबान काटने की भी कोशिश की थी। आईजी राना मकबूल साहब वहां पे गए हुए थे सिंध में, तो ये कर चुके हैं माजी में। इसी वजह से बिलावल साहब ने आगे से सख्त बयान दिया। और दूसरा, जरदारी साहब वो बदकिस्मत कैरेक्टर है हमारी सियासत का कि किसी की भी हुकूमत हो, करप्शन के इल्जाम उन पे लगते हैं। तो सदीकी साहब क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, जुनैरा ने अपने पिछले प्रोग्रामों में हमेशा ये कहा कि बोथ पार्टीज आर जो है ना ऑपोजिट पोल्स हैं ये, तो ये कभी आपस में मिल नहीं सकते। और आपको तो पता है कि मरीम की ज़बान की वजह से मुस्लिम लीग नून जो है इस हाल पे पहुंची। तो पहला अटैक जो है मरीम नवाज की तरफ से आया था और उसको बड़ी बेहतरीन साहब आपका पॉइंट भी आ गया। हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर, प्रोग्राम को ख़िताम की तरफ लेके जाएंगे। और एक बार फिर सबको मुबारक आज के दिन में व्यूज़ मेकर की तरफ से। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर कि ये तमाम चीज़ें जो भी हैं, अंदरूनी सियासत हो या बैरूनी सियासत हो, इंटरनेशनल इशूज़ हों, सॉल्व हमें खुद करने होंगे। आज के दिन ये अहद और इसका तजदीद करते हैं। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।